हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर 3 साइंस क्लास 9th। इस वीडियो में नोट्स होगा प्लस फुल एक्सप्लेनेशन होगा चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखेंगे एटम्स क्या होते हैं, किसने डिस्कवर किए थे, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। देन हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, आयंस के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें नहीं लिखा है। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एकदम इसकी हिस्ट्री से। महर्षि कन्नड, इफ़ वी गो ऑन, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि अगर हम कोई भी मैटर या कोई भी पदार्थ लेते हैं, जैसे आपके आसपास कोई भी मैटर है, बुक, टेबल, चेयर, कुछ भी, तो अगर हम उसको डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसी स्टेज आएगी, अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन विल बी नॉट पॉसिबल। जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु। अब वहीं दो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन दोनों ने ही सेम चीज़ सजेस्ट की थी जैसे महर्षि कन्नड ने, बस उन्होंने थोड़ा पहले बता दिया था। उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि अगर हम कोई मैटर लेते हैं, उसको डिवाइड करते जाएं तो एक हमको एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा। उसको उन्होंने बस नेम, जो डेमोक्रिटस थे उन्होंने बस उसका नेम अलग रख दिया। उसने उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, इनडिविजिबल पार्टिकल्स को कहा एटम्स जो कि बहुत स्मॉल होते हैं। उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। एंटोइन एल लेवोजियर, जो कि जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, इन्होंने दो लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें यह है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो या कोई भी केमिकल रिएक्शन आप होते हुए देख रहे हो, तो उसमें ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि चलो केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ नया मास बन गया। मास उतना ही रहेगा चाहे किसी भी फॉर्म में रहे, ठीक है। बनेगा भी जो जितना आपने पहले रखा था। यहाँ पे आप दूसरा स्टेटमेंट देखो, ओवरऑल ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। जितना आपने रिएक्टेंट में मास रखा होगा उतना ही आपको प्रोडक्ट में मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा। चाहे वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, दोनों के लिए ये वाला लॉ वैलिड है। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये दिया था जोसेफ लुइस प्राउस ने। इसमें इन्होंने ये कहा था कि केमिकल सब्सटेंस, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब अगर आप कोई चीज़ जैसे वाटर बना रहे हो, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन को हमेशा, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 ही लोगे। अगर इससे थोड़ा रेशियो ऊपर नीचे हुआ तो आपको वाटर नहीं मिलेगा, कोई और कंपाउंड मिल जाएगा। तो रेशियो एकदम फिक्स होना चाहिए। और अगर आप कोई भी वाटर का सोर्स उठा के देख लो, चाहे वो रिवर हो, ओशन हो, कुछ भी, उसमें जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मिलेगा वो 1:8 ही होगा। सिमिलरली आप अमोनिया का भी देख सकते हो, जहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा 14:3 होगा, जो कि NH3 का जो फॉर्मूला होता है उसमें 14:3 जब आप बाय मास लोगे तभी आपको अमोनिया मिलेगा। ये वाला रेशियो लोगे, वरना कोई और कंपाउंड मिल जाएगा। ओके, अब पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने कुछ एटम के बारे में बताना शुरू किया। ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। चाहे वो आप एलिमेंट ले लो, कोई कंपाउंड ले लो या कोई मिक्सचर ही ले लो, ठीक है, वो सब एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको हम कहते हैं एटम्स। अब इस थ्योरी के उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए कि ये चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, जो कि उन्होंने अपने थ्योरी में ही बता दिया था, विच आर वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स दैट एंगेज इन द केमिकल रिएक्शंस। जो ये बहुत ही छोटे होते हैं और यही जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। जब आप आगे पढ़ोगे तो मोल्स वगैरह ये सब एटम से ही आप कैलकुलेट करते हो। यही एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। In a chemical reaction, atoms are indivisible particles that cannot be formed or destroyed. एक केमिकल रिएक्शन में, ये आप लॉ में भी पढ़ चुके हो कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, बट ये भी ऐसा नहीं है कि फॉर्म हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे केमिकल रिएक्शंस में। ये उतना ही रहेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम। अभी कुछ इस तरीके का जब आप फिगर देखते हो, इसमें साइड साइड में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बीच में आपका न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का तो उतना मास नहीं होता, प्रोटॉन का ही पूरा न्यूक्लियस मास कंटेन करता है। अ गिवन एलिमेंट्स एटम हैव द सेम मास एंड द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब जैसे यहाँ पर ये वाला बोला गया कि जो एलिमेंट है, जैसे आप हाइड्रोजन ले लो, जब हाइड्रोजन वाटर मिल के बना रहा है, जब H2O बना रहा है, तो हाइड्रोजन का जो आप उसमें मास ले रहे हो वो 1 ही ले रहे हो। 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का इसमें जो आप मास लोगे 1 लोगे। और जो आपका NH3 बन रहा था आपका,
उसमें भी आप हाइड्रोजन का मास कितना लोगे, 1 ही, बस 3 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 + 1 3 ले लोगे। तो हाइड्रोजन का जो सेम मास है, भले ही डिफरेंट कंपाउंड है, सेम मास है एंड उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होगी, बस जब ये कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना लेते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है। पर जब तक वो हाइड्रोजन अपने स्टेट में है, चाहे वो किसी के भी साथ हो, किसी भी कंपाउंड के साथ, तो वो अपनी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, अपना मास एकदम सेम रखता है। द masses and the chemical characteristic of atoms of the various elements डिफर, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट डिफरेंट उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होगी। जैसे हाइड्रोजन का जो मास होगा वो ऑक्सीजन से अलग होगा, ठीक है, जो नाइट्रोजन का मास होगा हाइड्रोजन से अलग होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। तो यही बताया गया है कि जो वेरियस एलिमेंट्स के मास और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये अंतर होता है, ठीक है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम जॉइन इन द रेशियो ऑफ टाइनी होल नंबर्स। एक कंपाउंड तभी बनेगा जैसे उसका एक रेशियो फिक्स होता है हमेशा, ठीक है, वो रेशियो आपको लर्न करना पड़ेगा एंड आप उसको निकाल भी सकते हो उसके मास के बेसिस पे। तो जब आप उनको ज्वाइन करोगे तभी आपका वो कंपाउंड बनेगा, उन एटम्स को जब उन रेशियो में लोगे, ठीक है, जो कि होल नंबर्स होते हैं, आपको पॉइंट में भी नहीं दिखेंगे, टाइनी होल नंबर्स होते हैं, तो तब आपका कंपाउंड फॉर्म होगा। इन गिवन कंपाउंड द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ द एटम्स रिमेन कांस्टेंट। अब जैसे वाटर में आपको पता है H2O, हाइड्रोजन 2 लेने हैं, ऑक्सीजन 1 लेना है, तो एक गिवन कंपाउंड में जो उसके नंबर होते हैं और कौन सा टाइप ऑफ एटम होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डाल्टन ने बताया था अपने पोस्टुलेट्स, अपनी थ्योरी में, वो सारे आपको याद रखना है। अब एटम की बात कर लेते हैं इंडिविजुअली। एन एटम इज एन एलिमेंट्स डिफाइनिंग स्ट्रक्चर दैट कांट बी ब्रोकन केमिकली। बुक में देखे तो ये लिखा है कि एटम बहुत ही स्मॉलर है, उसको डिवाइड करना मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि जो कि आप केमिकली भी ब्रोक नहीं कर सकते एटम को, जब वो इतना छोटा हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन आर द 3 पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम। एक एटम किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। एन एटम्स न्यूक्लियस होल्ड द एंटायर मास ऑफ द एटम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बीच में न्यूक्लियस होता है उसमें दोनों चीज़ें होती है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। पर जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, अभी तो ये आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर सारा मास होता है। एक एटम का मास, जैसे मैं हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट कर रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, जितना भी मास होता है उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ओके। एंड एटम्स इलेक्ट्रॉन आर ग्रुप्ड इन द शेल्स और ऑर्बिटल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं जो कि न्यूक्लियस के आसपास होता है। अब चलते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो एक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे जो भी हमारा एलिमेंट होगा उससे। ए है हमारा एटॉमिक मास जो कि हमारा होता है मास नंबर, और जो जेड है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे एक ये जो टेबल दी गई है कि एटॉमिक रेडियस को हम हमेशा नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं, जिसको आप लिख सकते हो 1 मीटर = 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। एंड ये कुछ साइज दे रखे हैं कंपेयर करके, जैसे जो अगर आप मास भी अभी पढ़ोगे तो वो कंपेयर करके निकाला जाता है एक एटम से, तो उसी तरीके से यहाँ पे साइजेस दे रखे हैं। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका रेडियस कितना होता है 10⁻⁻10। ये इतना ज़रूरी नहीं है याद करना, लेकिन अगर आपके स्कूल में बोला गया है कि इसको याद कर लो तो आप कर सकते हो। Dalton was the first scientist to use the symbol for the element. डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स यूज़ करना शुरू किए थे एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि पूरा पूरा एलिमेंट बार बार उसको लिखना याद करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने सिंबल्स शुरू किए। अब उनके कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजन का उन्होंने कुछ इस रिप्रेजेंटेशन किया, फॉस्फोरस का इस तरीके से, कॉपर का सर्कल बना के, सी, गोल्ड का इस तरीके से, तो ये सारे आपको याद रखना है। कार्बन को उन्होंने फुल शेड कर दिया, ऑक्सीजन को ब्लैंक रखा, आयरन में आई, सिल्वर में एस, तो इस तरीके से। पर लोगों के लिए ये भी मुश्किल हो रहा था। फिर बाद में जो बर्सिलस थे उन्होंने सजेस्ट किया कि हम क्यों ना एलिमेंट्स के सिंबल जो है 1 या 2 लेटर्स के बनाएं ताकि लोगों के लिए भी आसानी हो। तो स्टार्टिंग में क्या किया गया कि जो एलिमेंट्स के नेम वगैरह रखे जाते थे वो या तो जिस जगह पे वो डिस्कवर हुए वहाँ पे उसके बेसिस पर रख दिया जाता था, या जिस कलर का है वो उस तरीके से। अब कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं, जैसे कॉपर फ्रॉम साइप्रस, तो ये इस तरीके के लैटिन भाषा से या उस तरीके से इन्होंने एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे नाम रखा। गोल्ड, इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, एक इंग्लिश वर्ड से मिलता जुलता जो है गोल्ड रखा गया जिसका मतलब होता है येलो। देन जो आयरन है वो लैटिन फेरम जो वर्ड है उससे रखा गया, सोडियम नेट्रियम से, के कैलियम से। जैसे आप देखोगे के का मतलब है पोटेशियम, जैसे उसकी स्पेलिंग और उसका सिंबल बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, बट जिस तरीके से वो लैंग्वेज के बेसिस पे, कलर्स, प्लेस जहाँ पे फाउंड किया गया, पहले उस बेसिस पे हम रखते थे, ओके।
IUPAC इंटरनेशनल, अब कौन रखता है? IUPAC जो है वो सारे नेम्स एलिमेंट के, सिंबल, यूनिट्स, किस तरीके से क्या रखा जाए एलिमेंट, क्या सिंबल, ये सब वो मैनेज करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। द फर्स्ट लेटर, अब कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे जब कोई सिंबल लिखोगे? मान लो 2 लेटर का है वो सिंबल, तो पहला लेटर आप कैपिटल में लिखोगे जो कि अपर केस, एंड तो दूसरा लेटर होगा वो लोअर केस में। जैसे सोडियम का मैंने आपको एग्जांपल बताया, पहला कैपिटल N, देन उसके बाद A। अब एटॉमिक मास क्या होता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम क्लियर कर देंगे। द एवरेज मास ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन का मास हमने पढ़ा है कि लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऐड करते हैं और उसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। पहले एटॉमिक मास को AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट करके, यहाँ पे आप लिख लेना नोट्स में, एटॉमिक मास यूनिट करके कहा जाता था, रिप्रेजेंट उसको ऐसे किया जाता था। अब हम U लगाते हैं, U यानी यूनिफाइड मास। अब जैसे किसी का मास है 12, तो हम उसमें लिखेंगे 12U, पहले हम AMU लिखते थे। अब ये होता क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट। पहले ऑक्सीजन को लिया गया था रेफरेंस, ठीक है, क्योंकि उसके 2 कारण थे जो कि आप बुक में भी देख सकते हो। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद द लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट, बहुत सारे जो कंपाउंड से, जो सॉरी एलिमेंट्स थे उनसे रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, और कंपाउंड बना रहा था। जो एटॉमिक मास यूनिट था गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज अ होल नंबर। अब कोई नहीं चाहेगा कि इतना पॉइंट में आंसर आए, क्योंकि वो कैलकुलेशन के लिए बहुत खराब रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो मासेस थे वो होल नंबर में आ रहे थे, लेकिन जब बाद में और डिस्कवर होते गए तो ऑक्सीजन फिर उतना रेलिवेंट नहीं समझा गया, इसलिए फिर कार्बन को लाया गया रेफरेंस में। कार्बन का क्या करेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू, अब जैसे 1 AMU क्या होता है, मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ द 1/12 ऑफ द कार्बन 12। अब करना क्या है, सिंपल है बहुत। यह आपने लिया एक कार्बन, इसके किए आपने टोटल 12 टुकड़े, ठीक है, इसका मास भी 12 था, ठीक है, इसका मास 12 था। जब आपने इसके 12 टुकड़े किए तो उन 12 टुकड़ों का अलग अलग 12 टुकड़ों का मास 1 था, सबका 1 1 1 1 हो गया। अब आपको निकालना कैसे, जैसे कंपेयर कैसे करना है, आपको 1/12 के साथ कंपेयर करना है, यानी आपको एक टुकड़ा लेना है, 12 में से आपको एक टुकड़ा लेना है। अब 12 में से अगर आपने एक टुकड़ा लिया तो उसका मास कितना हुआ, एक ही हुआ। अब जैसे आप बोलोगे कि हम इतना तो नहीं सोचते ना, ये जितनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है कि 1/12 द मास ऑफ द 1 एटम, हम ऐसे नहीं करते। हम जैसे क्या करते हो, जस्ट उसका डबल, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ठीक है, जब हमें कैलकुलेट भी करना होता है तो हम जो आपका एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल कर देते हैं, इतना नहीं सोचते, 16 कर देते हैं। ऐसा कंपेयर वगैरह तो हमने कुछ किया नहीं। तो डेफिनेशन में ये कंपेरिजन क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखो 12 हमने टोटल हिस्से किए थे जिसमें से सबका मास 1 1 1 था। अब इन्होंने बोला है आपको 1/12 लेना है, तो 1/12 मेरे को बताओ कि 1/12 जो हिस्सा है उसका मास भी तो 1 ही है। अगर आपने इसमें से एक टुकड़ा लिया उसका मास है 1, देन उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपका मास है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का मास है 16, जब आपने इसको 16 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 16, ठीक है। तो इसीलिए जब आप एटॉमिक मास लेते हो तो आप इतना कंपैरिजन नहीं करते हो, बाकी डेफिनेशन में ये चीज़ लिखते हो क्योंकि हम ले उसी से कंपेयर करके रहे हैं, ओके। तो 1/12 ऑफ द, जैसे यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 1/12 इंटू जौन सा भी आपका मास होगा। अब 1/12 यानी 12 में से एक टुकड़े का मास कितना होता है, एक ही तो होता है, ठीक है, ओके। एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एटम जुड़ के या तो मॉलिक्यूल्स बना लेंगे या तो आयंस बना लेंगे। आयंस कैसे बनाते हैं कि जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, या तो ये इसको डोनेट कर देते हैं या तो बाजू वाले से ले लेते हैं, तब आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओके। मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और द कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंसेस। अब जैसे क्या है एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2, ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूल, बट दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ओके। अगर हम बना रहे हैं H2O, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, यानी दो एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मॉलिक्यूल बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि खुद एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, अब इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है और उस सब्सटेंस की, जैसे हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी शो करेगा। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स, या तो सेम एलिमेंट के बन के तो भी मॉलिक्यूल्स कहलाएगा,
दैट विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स का ज्वाइन होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये हम पढ़ भी लेते हैं। उससे पहले हम एटॉमिसिटी देख लेते हैं, बहुत आसान है कि कितने एटम्स जो हैं मॉलिक्यूल में अपना पार्टिसिपेट, अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास है एक आर्गन, मोनो एटॉमिक होता है। जब आप आर्गन को लिखते हो तो आप क्या करते हो, सिर्फ आर्गन लिखते हो, ठीक है, यानी कुछ नहीं लिखते हो तो यानी 1, तो मोनो एटॉमिक। हीलियम भी आप सिंपल मोनो एटॉमिक। लेकिन जब आप ऑक्सीजन लिखते हो तो ऑक्सीजन के यहाँ पे आप 2 लगाते हो, यानी वो डायटॉमिक है, तो इसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। ये बहुत ईजी है। देन मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। जब सेम टाइप ऑफ एटम्स आप लोगे, जैसे ऑक्सीजन में आप O2 ले रहे हो, ठीक है, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। देन आप ओजोन में आप O3 ले रहे हो, तो आप ऑक्सीजन 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 सेम एलिमेंट ले रहे हो, इसलिए आप इसको कहोगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे आप कंपाउंड की स्पेलिंग सही कर लेना। आइटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन नहीं भूलना है, जो रेशियो जो प्रोपोर्शन है सेम, उसी में जब आप उनको ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बन रहे हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इनका रेशियो भी आप लोगे 1:8 में, इसको 14:3 में, एंड कार्बन ऑक्सीजन को आप 3:8 में लोगे। अब आप इसको ऐसे निकाल भी सकते हो, जैसे कार्बन का मास कितना होता है 12। अब ऑक्सीजन का एक जो ऑक्सीजन का एटम है उसका मास होता है 16, तो 2 का हो गया 32। ओके, इसको 32 ये ढंग से लिख लेना। और जब आप 12/32 करोगे, जब इसके कैंसिल आउट करोगे तो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 8 ज़ा 32, 3:8 आ गया, सिंपल। और आपको 20 तक लर्न होनी चाहिए जितने भी एटॉमिक नंबर हैं, एंड बहुत आसान होता है उनका एटॉमिक मास भी याद करना। आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर, अब जैसे एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है, तो आप उसका डबल कर दोगे, उसका 4 उसका मास हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर होता है और 1 उसका मास भी होता है। देन उसके बाद आप चलो कोई ऑड नंबर आ गया आपके पास, 3 आ गया, तो आप इसका डबल करके 1 ऐड कर दोगे। 20 तक तो ये मोस्टली काम करता है, उस 20 तक में भी कुछ एक्सेप्शन है, तो वो आपको याद कर लेना है। 20 तक बहुत आसानी से, जो कि आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने में भी काम आएंगे। आयंस, आयंस में कंसिस्ट ऑफ द सिंगल चार्ज एटम, चार्ज हो जाता है। अब चार्ज कैसे होगा, जब जब या तो आपके घर से एकदम कुछ चोरी हो जाता है तब आप एकदम चार्ज हो जाते हो कि अब सतर्क रहने का है, या फिर अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तब भी आप सोचते हो कि अरे बहुत सतर्क रहना है। ठीक है, तो वैसे ही एक एटम जब उसके इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, या तो आप माइनस साइन लगा देते हो, ठीक है, या प्लस साइन लगा देते हो। जब उसके पास एटम्स आ जाते हैं तब प्लस साइन लगा देते हो, माइनस साइन लगा देते हो। ठीक है, तो दोनों ही केस में उसे हम आयंस कहते हैं। इसलिए वो 2 टाइप के होते हैं, एनायन, कैटायन। आयंस में कंसिस्ट ऑफ द सिंगल चार्ज एटम और द ग्रुप ऑफ द एटम दैट हैव नेट चार्ज ऑन देम, टोटल चार्ज या फिर उस सिंगल एटम पे क्या चार्ज है। ओके, अगर कोई एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाए, नेगेटिवली यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास आ जाए, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, ठीक है, एक हम आइडियल इंसान की नहीं, एक बहुत ही बुरे इंसान की बात करते हैं, उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो वो घमंडी बन जाएगा। ठीक है, तो वो एकदम नेगेटिविटी आ जाएगी उसके अंदर, तो आप उसको एनायन कहोगे। एंड पॉजिटिवली जब उसके पास सारे पैसे चले जाएंगे तब वो सोचेगा कि हाँ काश में बचा के रखता, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कैटायन। कोई भी एग्जाम्पल आप ऐसा ले, ठीक है, रियल लाइफ से, ताकि आपको ये दोनों चीज़ें याद रहें, क्योंकि बाद में बहुत कन्फ्यूजिंग होती है। सोडियम क्लोराइड, NaCl, जैसे पॉजिटिवली चार्ज, इसमें सोडियम जो इसके Na हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जब आप इन दोनों को सेपरेट कर दोगे ना, अभी तो आपको इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा क्योंकि एकदम न्यूट्रल हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। लेकिन जब आप इन दोनों को एकदम अलग कर दोगे, जब पानी में जाके डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है, तो Na के ऊपर प्लस आ जाता है और Cl के ऊपर माइनस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जुड़ के दोनों एक साथ मिल के अपनी हिस्सेदारी शेयर कर रहे थे, एकदम अमीर एकदम गरीब मिल के एक साथ अपना लाइवलीहुड चला रहे थे। जब ये अलग हो जाते हैं तो एक पे प्लस एक पे माइनस। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग द चार्ज इज नोन एज अ पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, बहुत ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है, एक साथ उन पे चार्ज आ रखा है, उसको आप पॉली एटॉमिक आयंस कहते हो। केमिकल फॉर्मूला पे चलते हैं, बहुत आसान और बहुत ज़रूरी। सबसे पहले उससे पहले हम वैलेंसी देख लेते हैं क्या होती है। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कितना आप कंबाइन कर सकते हो, मतलब कितना आप, अच्छा चलो दयावान बन के डोनेट, अब ऐसा नहीं है कि आप एकदम अमीर बन गए हो तो सारा पैसा ही उड़ा दो। ठीक है, तो आप कितना डोनेट कर सकते हो, और अगर आप
गरीब हो तो ठीक है, आप सामने वाले पे दया करके आप कितना उससे ले सकते हो। अब आपका दोस्त, अब उससे ऐसा नहीं कि हेल्प पे है, ठीक है, कितना आप, कितनी आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, अच्छा ठीक है इतना में मेरा हो जाएगा, इतने में उसका हो जाएगा। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमारा शुरू से चलता आ रहा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। शेल्स आपको पता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 भरते हैं हम। ओके, तो 11 भरने स्टार्ट करते हैं, 11 है, ठीक है। 2 आपने पहले शेल में फिल कर दिए, फिर आपने 8 फिल कर दिए, 8 + 2 10, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, आपने 1 भर लिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने थे, 8 भरने थे, क्योंकि इसमें इनके बाद सारे शेल की कैपेसिटी 8 होती है, 8 भरने थे, कितने भर पाए, 1। ओके, अब मेरे को बताओ कि ये 1 डोनेट कर दे या फिर 7 जो है वो अपने पास ले ले। अब इतना बेशरम नहीं है कि किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, और इसके पास ना ही इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि उसको बहुत एनर्जी लगेगी उन, अब 7 आपने किसी के, मतलब उसको स्टोर करने के लिए भी तो जगह चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो इसके पास नहीं है। तो इसने 7 वाला ऑप्शन कैंसिल किया कि मैं नहीं लेना चाहता 7 इलेक्ट्रॉन, मैं बल्कि अपना एक डोनेट कर दूंगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसने अपना एक डोनेट कर दिया, डोनेट करने से ये क्या बन गया, पॉजिटिव। ओके, पहली बात तो इसने डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव बन गया, दूसरी बात इसने कितना डोनेट किया, 1, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। ऐसे ही आप बाकी निकाल सकते हो। अब मान लो कोई एक्सेप्ट कर रहा है, अब जैसे किसी के वैलेंस शेल में 6 हो पाए, ठीक है, उसे 2 और चाहिए, तो वो 6 तो नहीं देगा, ठीक है, अमीर हो सारा पैसा तो नहीं लुटा दोगे, 2 ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। अब जैसे ही ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, देखो वैलेंसी में तो सिर्फ नंबर आता है, लेकिन मैं ये आपको चार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी बता दे रही हूँ, ठीक है। तो 2 ये एक्सेप्ट करेगा, तो सबसे पहली बात तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो बात उसको माननी पड़ेगी, ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लगा दो मुझ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पर मैं कितना एक्सेप्ट कर रहा हूँ, 2, ठीक है, तो 2 उसकी वैलेंसी हो गई। कितना आप कंबाइनिंग कैपेसिटी है, मतलब कितना आप लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, कितना आप, ठीक है, दूसरे के बारे में भी सोच रहे हो, अपने बारे में भी सोच रहे हो। ओके, अब केमिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन देख लेते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। जो भी उसका कॉम्पोजिशन है उसको सिंबॉलिक वे में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, उसी को केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला तो नाम से ही, ठीक है, केमिस्ट्री में फॉर्मूले होते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो 3 रूल हैं, सिंपल बेसिक रूल। वैलेंसी और द चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बी बैलेंस होने चाहिए, ठीक है, इधर उधर का नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी से एक्सेप्ट किया है, डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो सब उनका हो गया, लेकिन अब आपका केमिकल फॉर्मूला एकदम बैलेंस होना चाहिए। वो आप देखेंगे एग्जाम्पल में। When a compound consists of the metal and the non-metal, the name or the symbol of the metal is written first. मान लो किसी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल दोनों आ गए, तो अब क्या लिखा जाए, मेटल पहले लिखा जाए या नॉन मेटल? तो इसका रूल है कि मेटल को सबसे पहले लिखा जाता है। इन अ कंपाउंड फॉर्म विद पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन्स है, पॉली एटॉमिक मतलब बहुत सारे एटम्स हैं। तो द नंबर ऑफ द आयन present in the compound is indicated by enclosing the formula of the ion in a bracket and writing the numbers outside the bracket. अब क्या करना है, जैसे कोई NH3 है, ठीक है, NH3, अब ये हैं बहुत सारे एटम, मतलब 3 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है। अब इसमें आपको अपना जो एटम्स है, जो आपकी एटॉमिसिटी होती है, जो साइड में आपका नंबर होता है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो इससे पता लगेगा कि ये 2 नाइट्रोजन है और जो 3 हाइड्रोजन है इसमें भी हमने 2 मल्टीप्लाई करने का है, तो वो आसानी से अंडरस्टूड होता है। इसलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एकदम आपके बुक के एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे HCl बनाना है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड में लिखा है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपको पता है HCl यानी 2 कंपाउंड्स हैं, H एंड Cl। ओके, हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, 1। अच्छा, 1 क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है कि जो फर्स्ट शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने चाहिए, पर कितना हो पाया, 1। अब ये 1 दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, बात एक ही है, पर ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा। जब पहला ही एलिमेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, वही स्टेबल नहीं है, तो फिर क्या? तो ये बोलता है ठीक है मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। तो यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भले ही 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो जो भी बना, हमको वैलेंसी इसको नहीं कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं जो नंबर है आपका, ठीक है। तो वैलेंसी यहाँ पे हम सिर्फ नंबर देखेंगे। ओके, तो 1 इसमें भी बचा। जब आप क्लोरीन, जिसका 17 होता है एटॉमिक नंबर, उसका भी आप सेम ये करोगे, ठीक है, फिल करोगे इलेक्ट्रॉन शेल, तो उसमें भी 1 आपका, उसको ज़रूरत पड़ेगी 1 की।
तो ये आपस में 1 इधर जाएगा, बस आपको वैलेंसीज को क्रॉस करवाना है। ओके, तो दोनों पे 1 1 आ जाएगा, जिसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो HCl। देन हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका फॉर्मूला होता है HS। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की 2, तो इन दोनों को क्रॉस करवाया तो 2 इसके पास चला गया, H2S। देन CCl4, क्लोरीन का यहाँ पे क्लोरीन का फिर 1 होता है, आपने याद कर लिया, कार्बन का 4 होता है। ओके, तो ये इस क्रॉस हो गया, तो CCl4, क्लोरीन के पास 4 चला गया। मैग्नीशियम क्लोराइड, अब यहाँ पे इन्होंने साइन से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन आप न भी लगाओ तो भी चलेगा, MgCl। एंड यहाँ इन्होंने चार्ज लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्लस और माइनस लगाया। अगर आप सिर्फ 2 लिखते हो तो आप वैलेंसी लिखोगे। ओके, मैग्नीशियम 2, क्लोरीन 1, MgCl2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है AlO। फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, पर 2 यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड, यानी O से ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, दोनों की वैलेंसी इसकी 3, इसकी 2, तो दोनों को क्रॉस करवाया, Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा, दोनों का 2 2 हो गया, तो दोनों ही कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है, तो बचा 1, तो इसका हो जाएगा CaO। ओके, फॉर्मूला ऑफ द सोडियम नाइट्रेट, सोडियम लेना है, नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NO3। अब दोनों का यहाँ पे +1 +1, इसके ऊपर टोटल चार्ज होता है -1। आपकी बुक में टेबल भी बनी हुई है जिसमें बताया गया कि इस पूरे कंपाउंड में इतना चार्ज होता है। ओके, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो आप। अब दोनों को क्रॉस करवाया तो कैंसिल हो जाएगा, तो NaNO3 नॉर्मल आपका आ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। जब तक आप वैलेंसी निकालने के लिए 20 तक आप सारे इलेक्ट्रॉन शेल्स फिल नहीं करोगे, उससे आपको याद नहीं होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बेसिकली हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है OH को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऐसे नहीं बोला जाएगा। हाइड्रो से आपको पता लग रहा है हाइड्रोजन है, और O से ऑक्साइड से ऑक्सीजन। कैल्शियम का 2 होता है, इसका 1 होता है, दोनों क्रॉस करवाया आपने। तो अब जैसे आप यहाँ ये नहीं कर सकते कि कैल्शियम लिखा देन ऑक्सीजन पे 2, हाइड्रोजन पे 2, दिस इज नॉट द फॉर्मूला। फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब दोनों एक साथ OH2, तो आप उसको ब्रैकेट में करके लिख सकते हो, एक साथ उन पे 2 चार्ज आया। भले ही ऑक्सीजन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 है, लेकिन उसको लिखने का तरीका रूल के हिसाब से ये है, ये वाला। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का देख सकते हो, NaCO3। ओके, +1 जो सोडियम होता है उसका जो वैलेंसी होता है 1 होता है, जो CO3 होता है उस पर उसका 2, देन उसके बाद ये हो गया पूरा Na2CO3। इन द above एग्जाम्पल ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड इफ देर इज ओनली 1 आयन प्रेजेंट। अगर एक, अब जैसे आप बोलोगे कि यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया गया, कि ब्रैकेट लगा के यहाँ 1 लिख देते। अरे 1 का एक रूल होता है ना कि 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो इसलिए हमने 1 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे 1 जा रहा है। 2 होता तो 2 लिखते, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ द अमोनियम सल्फेट, अमोनियम लिया, सल्फेट लिया, देन उसके बाद जो टेबल में से आपको देखना है +1, 1 इस पे होता है, 2 इस पे, देन दोनों का क्रॉस करवाया। अब जैसे इस पे 1 था तो नहीं लिखा, 2 था तो ब्रैकेट लगा के हमने 2 लिख दिया। देन उसके बाद 2 कॉन्सेप्ट और है, मॉलिक्यूलर मास, बहुत आसान है, इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम। मॉलिक्यूल में चाहे वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो, चाहे वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो, जैसे H2 हो, कितने एटम है, जितने आपके एटम से आप उनके मासेस को ऐड करोगे। 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन के, मतलब एक का 1 होता है दूसरे का 1 होता है। H2O है तो उसमें दोनों हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन, मतलब जितने एटम प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल में, उसके सारे मासेस को आप सम कर दोगे तो वो मॉलिक्यूलर मास होता है। फॉर्मूला यूनिट मास एकदम सेम होता है, बस इसमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, बस, और कुछ नहीं अंतर है। जैसे आपने Na2CO3 देखा था, Na2CO3 उसके ऊपर चार्ज था 2- पर वहाँ लिखा गया नहीं, पर आप उसको कैलकुलेट सेम तरीके से करोगे। Na2CO3 का जो मास होगा, सोडियम का 2 सोडियम Na2 यानी 2 सोडियम का मास प्लस कार्बन का मास प्लस 3 ऑक्सीजन का मास। 2- का यहाँ कोई रोल नहीं है, पर ये एक आयन है, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। कैलकुलेट दोनों सेम तरीके से होता है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये यहाँ पे आप लिख सकते हो डेफिनेशन में कि ये आयंस के लिए होता है, बाकी दोनों की डेफिनेशन सेम है, दोनों कैलकुलेट सेम तरीके से होते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। जो 2023-24 के लिए बैच के लिए है, उसमें जो मोल्स वाला कॉन्सेप्ट है वो डिलीटेड है। ओके, तो अगर
आपको जो दूसरे सेशन वाले बच्चे, अगर आपको मोर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगा प्लस न्यूमेरिकल्स। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।